आप शायद वन ऑफ द फ्यू अभी हो, हमारे नजदीक तो आप यंगस्टर्स ही हो यार, हमारे से तो छोटे हैं आप बहुत। आप 90s से खेलना शुरू हुए माशाल्लाह, हम 2025 में कॉन्स्टेंटली प्लेइंग। तो आपने टोटल अरूज भी देखा है, जवाल भी देखा, इंडिया का भी आप अरूज हम देख रहे हैं, और हमें हमारे दिल को दुखता है हमारा तो होता है बाकी मैच जो मर्जी हो, या अस्सी इंडिया तो जीत जाए, इंडिया दूजे तो हार जाए। हम तो इसके इस तरह हम क्रिकेट देखते हैं। ये जो काफी चीजें टेक्निकली पॉइंट आउट की हैं नुमान ने, ये तो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान आराम से कर सकता है, क्यों नहीं करता? देखें, मुझे थोड़ी सी समझ आई है अब, क्योंकि मेरी एसोसिएशन भी है एज अ मेंटोर, कि मुझे एक डोमेस्टिक टीम मेरे अंडर है, तो मुझे थोड़ी सी चीज़ों की ज़्यादा समझ आई है। वो ये है कि जब गाड़ी राइट ट्रैक पे चलती है, तो जब हमारा फेलियर आता है, एज अ टीम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ी को वहां रोक के फिर उसे एक और पटरी पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू गेट सक्सेस। ऐसा नहीं होता है कि जब गाड़ी राइट डायरेक्शन में जाती है तो हर्डल्स आती हैं। हर्डल्स इस सूरत में भी आते हैं, फेलियर की सूरत में भी आते हैं, और जो है सक्सेस की सूरत में भी आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अगर राइट डिसीजन लिया है तो फिर उसको, उस पटरी को, गाड़ी उसी पटरी पे रहने दें। सोशल मीडिया के जो है वो प्रेशर से, या मीडिया के प्रेशर से, जो आपकी जो गाड़ी राइट ट्रैक पे है उसको नहीं हिलाना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने इंडिया की टीम की एग्जांपल दी, देखें वो उनपे भी फेलियर आया है। उन्होंने 10 साल के बाद एक आईसीसी की ट्रॉफी जीती थी, 2024 में जो उन्होंने जीती है। तो बीच में 10 साल के स्पैन में उन्होंने भी कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन ये था कि उनको पता था कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हर्डल्स आएंगी, लेकिन हम लोगों ने इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना है। तो हमें उनको जरूर देखना चाहिए कि क्या डिसीजंस उन्होंने लिए। उन्होंने कभी भी अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया। हाँ, जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो कहीं भी बाहर नहीं जाता है, उसका ट्रीटमेंट उनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होता है। वहां पे केपेबल लोग हैं और वो पूरी असेसमेंट करते हैं, और वापस प्लेयर आता है। और जहां पे वो इंजर्ड जब हुआ था, जब वो वापस आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि वो कभी इंजर्ड ही नहीं हुआ था। वो इंजरी जब हुई थी उससे और बेहतर हो के आया है वो। अभी मोहम्मद शामी की एग्जांपल है, उससे पहले जसप्रीत बुमराह की एग्जांपल है, उसमें हार्दिक पांड्या की एग्जांपल है। तो हमारा ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, इसको हमें सारे, हमारे यहाँ पे केपेबल लोग होने चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला अच्छा था, लेकिन आपको वो सेम फॉर्मूला या सेम लोग जो है आपको दुनिया भर में जाके नहीं सक्सेस दिला सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर एक बंदा आपको सक्सेस दिला रहा है किसी मैच में या किसी सीरीज में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको दुनिया भर में वो सेम फॉर्मूला पे आप जाके सीरीजें जीतनी शुरू कर दें या ट्रॉफी जीतनी शुरू कर दें। तो इसीलिए एक बंदे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, केपेबल कोई है, गुड इनफ है कि उसे दुनिया भर की क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट्स की समझ है, आप जरूर जो है वो चीजें करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक ने आपको सक्सेस दिलाई है तो वो सारी दुनिया की क्रिकेट को वो समझते होंगे तो आप सारी चीजें जो है एक बंदे को दे दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर बहुत जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, एक टेबल पे बैठ के पूरे साल का या नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो आपकी इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज है, या आपकी जो आईसीसी की सीरीज जो ट्रॉफी है, या जो भी जितने भी इवेंट्स हैं, उसके बैठ के प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप उस तरह की चीजें कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता। और जो मुझे लगता है कि ये एक वजह बनी है। और दूसरा ये है कि फेस होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो डिसीजन मेकिंग जो भी कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, हाँ मैंने ये टीम सेलेक्ट की, इस वजह से की, इस वजह से ये प्लेयर्स को मैं लेके आया। हम लोग सिर्फ डिफेंड नहीं करते हैं, हम सक्सेस के टाइम पे आ जाते हैं लेकिन फेलियर के टाइम पे नहीं आते। इसीलिए बंदा जो है, जो भी, जैसे आपका एक नेशनल सिलेक्टर होगा, एक आपका कैप्टन अनाउंस हुआ होगा, किसी भी फॉर्मेट का, तीनों फॉर्मेट्स के डिफरेंट कैप्टन हो, कुछ भी हो, बट वो सारे अलाइन होने चाहिए लोग। जब वो अलाइन होंगे, लॉन्ग रन मिलेगा, केपेबल लोग होंगे, तो ये रिजल्ट्स जरूर आएंगे और कंसिस्टेंट बेसिस पे आएंगे। और ये वाले वो फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है। नुमान, एक चीज बताएं, एट वन लेवल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज सक्सेस मॉडल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आप देखते हैं, क्रिकेट न्यूजीलैंड देखते हैं, चलिए साउथ अफ्रीका पे आप सवालात कर सकते हैं, इंडिया आप देखते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस क्या स्ट्रैटेजी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है,
कि इतनी ज्यादा नेपोटिज्म है और एक दूसरे का कोई भतीजे भांजे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है क्रिकेट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है ना, जो क्रिकेट चलाते हैं, इट्स नॉट द चेयरमैन। कौन चलाता है वो? आपके CEOs हैं या जी आपके वो तो जो चेयरमैन आता है खुद ही लेके आता है ना। अब मुझे बताएं कि एक ब्यूरोक्रेट का क्या काम है कि वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो। एक ब्यूरोक्रेट का क्या काम है कि वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हेड करे। ठीक है, ब्यूरोक्रेट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हेड करना है। आपका एक कौन करे? आपका एक होटल मैनेजमेंट कौन करे? मैं बताने लगा हूं, एक होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा होल्डर जो है वो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर हो। आपका एक लॉयर जो है वो 6-7 साल जो है वो आया एज ए लॉयर था आपके लीगल डिपार्टमेंट में, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहा, अब वो PSL चलाएगा। सो यू हैव टू हैव प्रोफेशनल्स। आप आज की मॉडर्न क्रिकेट एग्जांपल्स है। इंडिया में कौन है? किस इंडिया में प्रोफेशनल्स हैं सर सारे। इंडिया में एक तो उनका एक सिस्टम है जो कि उनकी एसोसिएशंस में भी प्रमोशन सिस्टम है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे। यहाँ मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था उस दिन एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी यहाँ की एसोसिएशन जाली हैं, जो रिटायर्ड बंदा है जो दूसरा उसने खांचे में आके एसोसिएशन पकड़ लेता है। फिर उसने कहा मेंटोर्स की बात की, बल्कि अभी इन्होंने भी वर्ड मेंशन किया, इनसे पूछूंगा। उन्होंने कहा जी मेंटोर्स प्राइवेटली कहते हैं, सन नहीं पता सी करने की हैं, 50-50 लाख की तनख्वाहें हैं। क्या मेंटोर्स का कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में मेंटर्स हैं? नहीं, देखें मेंटोर्स का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है अगर इनकी JDs हैं और इनको पता है कि इन्होंने इनकी डेडलाइंस इन्होंने डिलीवर करना है। ये क्लैरिटी ऑफ करना क्या? आई हैवंट गॉट इनटू इट। ये अभी शुएब से पूछते हैं अभी कि ये रोल क्या है इनका। प्रोबेबली चैंपियंस लीग 150 बेस्ट क्रिकेटर्स ये लेके आ रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस बेस होगा, डेटा बैंक। अच्छा, पहले हम तो अपनी आपकी बात पे आ जाए ना सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपकी करप्शन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है और फाइनेंशियल करप्शन भी है। दूसरा रेजिस्टेंस टू चेंज है कि कोई अच्छा आदमी आ गया, क्योंकि ये सारे बैकडोर एंट्रेंट्स हैं और ये मेरिट नहीं करती अपने पोजीशन। आप कहते हैं आवे का आवा ही बिगड़ा, आवे का आवा बिगड़ा। रिस्पांसिबल कौन है? रोल डेफिनेशंस नहीं है, रोल डिफाइंड नहीं है, और दूसरा इनसिक्योरिटीज हैं। अच्छा, अब मैंने जो आपसे बात की थी, अब शुएब को पता है बेहतर कि पहले क्या होता था, कोच डायरेक्टली प्लेयर के साथ इंटरेक्ट करता था। अच्छा, और वो असेस करता था कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ये ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में यही निजाम है। अब निजाम क्या हो गया है कि कोच के बीच में एक बायोमैकेनिस्ट आ गया, वो सारी मशीन से सारा एनालाइज कर लेता है कि उस प्लेयर का फिजिकल प्रॉब्लम है, उसका डायनामिक्स का प्रॉब्लम है, बैलेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। फिर वो कोच को बताता है और कोच savvy होता है, कोच को पता होता है कि मुझे क्या बता रहा है और मैंने फिर अब प्लेयर पे कैसे काम करना है। वो मोर मैकेनाइज्ड हो गए, मोर मेथडाइज्ड हो गए, वो प्रोसेस ड्रिवन है। हर एक का रोल डिफाइंड है कि अपना विराट कोहली का क्या रोल होगा, रोहित शर्मा का क्या रोल होगा, इस मैच में उसने क्या करना है, सिचुएशनली कैसे चेंज होंगे। तो वो प्रोग्रेस ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा सर। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि जिन लोगों ने कराना है वो लोग वो हैं ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज द जनरेशन, ये जो शुएब मलिक वगैरह की जनरेशन है, दे हैव टू नाउ कम इन द मेन स्ट्रीम एंड दे हैव टू टेक क्रिकेट टू दिस मॉडर्न एंड सेंट्रल स्पेस। यहाँ